नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर। तो थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि आज की क्लास हमारी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत लेक्चर फर्स्ट में हिस्ट्री इवैल्यूएशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में होगी। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न प्रकार की गणनीय व तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। यह उपयोगकर्ता से इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। यदि कार्य देखेंगे कि डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकारता है, उसके बाद निर्देशों के अनुरूप सूचना में बदलना, डेटा और सूचना को भविष्य उपयोग हेतु स्टोर करना, सूचना को प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में निर्गत करना। डेटा को इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर हमारा लेता है, उसके बाद उसमें प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट प्रदान करेगा और जो होता है उसको स्टोरेज करता है। प्रोसेस सीपीयू में सीयू एलयू रजिस्टर के थ्रू होता है और आउटपुट हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाता है। स्टोरेज डिवाइसेस रोम, रैम, सीडी, हार्ड डिस्क होती हैं और इनपुट डिवाइसेस माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक। तो डेटा हमारे दो प्रकार से होते हैं। डेटा रो फैक्ट्स और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन हमारा डेटा कहलाता है। संख्यात्मक डेटा और होता है अक्षरांकीय डेटा। संख्यात्मक डेटा के अंदर 0 से 9 तक होता है और अक्षरांकीय अक्षरों और अंकों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि विद्यार्थियों का प्राप्तांक और कर्मचारियों का वेतन एक न्यूमेरिक डेटा है और विद्यार्थियों का पता और आईपी पता ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। तो इसके आगे हम बात करेंगे अब सूचना क्या है। डेटा का विश्लेषण और संकलन से प्राप्त तथ्य डेटा व्यवस्थित है और जबकि सूचना व्यवस्थित डेटा है। अनुदेश क्या है। कंप्यूटर को कार्य करने हेतु दिए गए निर्देश को अनुदेश कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम। कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देशों का समूह प्रोग्राम होता है। अनुदेशों का समूह को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर होता है विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्रोग्रामों का समुच्चय, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके आगे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर संरचना की कार्यप्रणाली क्या है। कंप्यूटर संरचना की कार्यप्रणाली एक होता है इनपुट यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, फोर्थ मेमोरी यूनिट और फिफ्थ आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है। डेटा और प्रोग्राम को इंटर करने के लिए इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट इनपुट और आउटपुट संसाधन प्रक्रिया के भंडारण को कंट्रोल करने का काम, जो कंट्रोलिंग करने की प्रक्रिया होता है उसको कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तार्किक और गुणात्मक कार्य किए जाते हैं। मेमोरी यूनिट इसमें डेटा और निर्देशों को स्टोर किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में। तो क्या होता है कि प्रोसेसिंग के जब होता है उसके दौरान जो सूचनाएं होती हैं वो रिजल्ट के रूप में पेश करने के कार्य दिए होता है आउटपुट यूनिट। उसके बाद हमारा होता है पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में बाह्य पोर्ट रूप से जोड़े जाने वाले उपकरण होते हैं, वही हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। नंबर 1 हमारे इनपुट उपकरण, दूसरा आउटपुट उपकरण और तीसरा स्टोरेज उपकरण। इसमें हम कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी होती हैं। हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का शरीर को हम हार्डवेयर कहते हैं और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा, मतलब जो कंप्यूटर की आत्मा होती है उसको हम सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। जैसा कि हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को हम फिजिकल रूप से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, ना ही भौतिक रूप से उसे देख सकते हैं। हार्डवेयर में हमें रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क आते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में हमारे सॉफ्ट कॉपी है, जैसे MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, या कोई भी एप्लीकेशन जैसे फोटोशॉप, क्रोम, उसके बाद गेमिंग के कोई भी एप्लीकेशन, ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा होता है अब स्टोरेज उपकरण कौन कौन से हैं। इनपुट आउटपुट स्टोरेज उपकरण कौन से, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, ये सभी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया, जैसे एयरलाइंस में, हॉस्पिटल्स में, स्पेस में, शिक्षा क्षेत्र में, रेलवे में, व्यापार में और फिल्म निर्माण आदि में विभिन्न स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना, कंप्यूटर की संरचना कैसी होती है। कंप्यूटर एक इनपुट यूनिट होता है, फिर
उसके बाद सीपीयू, फिर आउटपुट यूनिट। सीपीयू के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अभी हमने आपको बताया है कि किसी प्रोग्राम को किस प्रकार से पालन किया जाए उसकी जानकारी अन्य डिवाइसेस को बताने में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मैनेजर प्रयुक्त होता है, जिसे इनपुट यूनिट के अंतर्गत आता है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज करने के लिए काम किया जाता है। आउटपुट यूनिट प्रोसेस रिजल्ट को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर के बड़े मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। नंबर 1, इनपुट यूनिट द्वारा डेटा को निर्देश स्वीकारना। नंबर 2, सिस्टम के आंतरिक ऑपरेशनों का नियंत्रण करना। नंबर 3, उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डेटा को संशोधित करना। और नंबर 4 पे आता है हमारा डेटा को स्टोरेज करना। और नंबर 5, परिणाम को मनचाहे रूप में आउटपुट यूनिट द्वारा प्रदर्शन करना, देखना। जैसा कि अब इस आगे देखेंगे कि हम कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जैसे कंप्यूटर फास्ट, उच्च गति से कार्य करता है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसमें मेमोरी कैपेसिटी होती है, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, गोपनीयता और विविधता और मल्टीटास्किंग जैसे कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में 3000 वर्ष पूर्व कंप्यूटर का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें लगभग 3000 वर्ष पूर्व अबेकस की उत्पत्ति हुई। अबेकस या अबेकॉन के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म अबंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूनिटरी सिस्टम है। अबेकस विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। और उसके बाद इसका श्रेय चीन को दिया जाता है। अबेकस का अर्थ टेबल या टैबलेट कहा जाता है। कंप्यूटर का इतिहास उस समय से प्रारंभ होता है जब मनुष्य ने एक माध्यम से बड़ी संख्याओं की गणना करने का प्रयास किया था। इसे आज हम अबेकस के नाम से जानते हैं। इसमें ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेबीलोनियन गणना प्रणाली, यूनानी गणना प्रणाली, रोमन गणना प्रणाली और भारतीय गणना प्रणाली प्रमुख है। इसका इस्तेमाल आज भी दुनिया में कायम है। अबेकस में वायर्स और गोलाकार मनके के बीट्स जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन गणना यंत्र था। गुणा भाग करने के लिए इसका प्रयोग और जोड़ घटाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। यह गिनती फ्रेम है। यह शिक्षण सहायक उपकरण है जो कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोग किया गया था। अबेकस जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। अबेकस के बाद हम बात करते हैं नेपियर्स बोन्स उपकरण के बारे में। नेपियर्स बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग गुणा भाग करने के लिए किया जाता है। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित है। बोन्स उपकरण के बाद हम बात करेंगे पास्कल लाइन, जो कि 1642 ईस्वी में निर्मित ब्लेज पास्कल द्वारा। इसका अन्य नाम जो है वेडिंग मशीन है। पास्कल लाइन कैलकुलेटर में पहिए और गियर और सिलेंडर प्रयुक्त होते थे। यह घड़ी व ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता था। पास्कल लाइन में जोड़ने व घटाने के लिए पास्कल लाइन का विस्तृत रूप तैयार कर जोड़ घटाव के अलावा गुणा भाग करने में सक्षम बनाया गया, जिसे लेविनीज कैलकुलेटर कहा गया है। लेविनीज कैलकुलेटर 1673 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, जिसके अन्य पार्ट्स दाएं व बाएं खिसकाए जाने में सक्षम थे। लेविनीज कैलकुलेटर जोड़ घटाव गुणा व भाग का कार्य तेजी से करता था। लेविनीज कैलकुलेटर के बाद आता है हमारा जैकवर्ड लूम, जो कि 1801 ईस्वी में जैकवर्ड लूम का आविष्कार किया गया जोसेफ जैकवर्ड द्वारा। यह कपड़े के बुनने के साथ साथ में डिजाइन और पैटर्न स्वतः देने में सक्षम था। इसमें पंच कार्ड के साथ साथ कपड़ों के पैटर्न को कंट्रोल करने में था। तो चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791, इनका प्लेस जो है वो लंदन इंग्लैंड में था। उनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 में। इनके इन्वेंशन जो हैं एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन और कंप्यूटर। तो डिफरेंस इंजन जो इनका फर्स्ट कंप्यूटर था, इसको 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, जो शिफ्ट व गियर के साथ भाप से चलती थी। चार्ल्स बेबेज के सहायक अगस्टा डकिंग ने मशीन के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनके सम्मान में अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा अड्डा का इनका नाम दिया। और सेकंड हमारा जो है एनालिटिकल इंजन था, वो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने शक्तिशाली मशीन एनालिटिकल इंजन विकसित किया, जो कि डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। इसके बाद हम बात करते हैं हॉलरिथ सेंसस टैबुलेटर के बारे में, जो कि 1889 ईस्वी में
अमेरिकी गणितज्ञ हर्मन हॉर्लिच द्वारा इसको बनाया गया था। इसका अन्य नाम इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड मशीन है। वर्ष 1924 में CTRC कंपनी का IBM नामकरण हुआ। IBM आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हॉलिच के बाद हम बात करते हैं ABC कंप्यूटर, जिसको एटनॉसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे पहले स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसमें एक साथ कई समीकरण का समाधान किया जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इसके आविष्कारक जो हैं जॉन विंसेंट एटनॉसॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक हैं। ABC कंप्यूटर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। वर्ष 1944 में मार्क फर्स्ट आया, जो ABC के बाद आया था। इसमें IBM, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी, के सहयोग था हार्वर्ड आइकेन के निर्देशक में मार्क फर्स्ट विकसित हुआ। इसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, जिसे ASCC बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसे मार्क फर्स्ट रखा गया। इसमें 500 मील से अधिक लंबाई के तार, 1,75,000 से अधिक कनेक्शन लगे थे। मार्क फर्स्ट में याद करने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में एक भाग करने में सक्षम था। जो ENIAC जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त यह यूनाइटेड स्टेट आर्मी हेतु निर्मित था। इसमें पूर्ण ट्यूरिंग वाला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग फायरिंग की टेबल को कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। वर्ष 1946 में जॉन मेचली और जे स्प्रेसपर एकर्ट द्वारा ये विकसित किया गया। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं। इसमें ENIAC का जो होता है, अगर देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं प्रोसेस बैच ऑपरेटर सिस्टम। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। इसका वेट 30 टन है। वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज किया गया था। और उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है, लेकिन इसमें रिजल्ट 100% सही नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं EDVAC, जो कि 1952 में आया। ENIAC के बाद हम बात करेंगे EDVAC, जो कि इसके बाद आया था 1952 वर्ष ईस्वी में। ENIAC के बाद हम बात करते हैं EDVAC में, जो वर्ष 1952 में आया। इसके जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा तार्किक डिजाइन के अवधारणा के साथ विकास किया गया था। पेंसिल्वेनिया के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा इसमें निर्मित है। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे फुल फॉर्म्स 2-3 आते हैं। ENIAC के आविष्कारक जॉन मर्चले और जे स्प्रेसपर एकर्ट ने अगस्त 1944 में EDVAC के निर्माण को प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में वेलेस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में पहुंचाया गया। EDVAC जो था बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था, जो जोड़ घटाव गुणा आदि की औसत जोड़ समय 864 माइक्रोसेकंड और औसत गुणा समय 2900 माइक्रोसेकंड लेता था। EDVAC 1952 में विकसित पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। अगर हम फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसके क्या कहते हैं, EDVAC कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसे भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एडा लवलेस, ये भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडा लवलेस जी थी एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। अगर हम बात करें तो जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन था उसमें पहला प्रोग्राम डालने वाली कौन थी, तो एडा लवलेस थी। यह दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। इनको जो है दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। यह बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। जिसको 0-1 जो बाइनरी प्रणाली है, इसका भी श्रेय एडा लवलेस को दिया जाता है। तो अभी आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन का है। डेटा और अनुदेश दोनों का बाइनरी प्रणाली 0-1 स्टोर करने का श्रेय भी नहीं है।
इसके बाद हम बात करेंगे कि इडवैक के बाद कौन सा कंप्यूटर आया। तो अगर इडवैक के बाद हम देखते हैं तो यूनिवैक फर्स्ट आया था, जो कि वर्ष 1954 में था। ये इसका पूर्ण नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। महत्वपूर्ण उपयोग इसका 1950 की जनसंख्या की जनगणना व 1954 की आर्थिक जनगणना के भाग को सारणीबद्ध करने के लिए किया गया था। इसका उपयोग व्यापारिक अनुप्रयोगों एवं सामान्य कार्य हेतु प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट प्रयुक्त हुआ। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण के बारे में कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ। तो देखते हैं, नंबर 1 कार्य पद्धति के आधार पर, नंबर 2 आकार और कार्य के आधार पर, नंबर 3 हार्डवेयर उपयोग के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर हमारा नंबर 1 पे है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और देखें अगर हम चौथा लिखना चाहें तो ऑप्टिकल कंप्यूटर और पांचवा क्वांटम कंप्यूटर होता है। लेकिन हम आकार और कार्य के आधार पर बात करेंगे तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद हमारा आता है 4th में सुपर कंप्यूटर। और हार्डवेयर उपयोग के आधार पर बात करेंगे तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे टाइपिंग में, एक तीसरी पीढ़ी और एक चौथी, एक पांचवी पीढ़ी। उसके बाद हम बात करेंगे कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या था? डेटा स्टोरेज क्षमता, डेटा स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी। उसके बाद ये समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली राशियां हैं, भौतिक राशियां जैसे दाब, तापमान, वोल्टेज इत्यादि। उसके बाद बहुत ही सस्ता है एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक राशियों को ट्रांसड्यूसर की सहायता से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता था। इसमें डेटा का निरूपण लगातार परिवर्तन होने। एनालॉग सिग्नल के उदाहरण अब हम देखते हैं। एनालॉग सिग्नल के उदाहरण जो होते हैं माइक्रोफोन, स्पीडोमीटर, सिस्मोमीटर, पेट्रोल पंप पर लगा हुआ मीटर। उसके बाद उसके बाद एनालॉग सिग्नल के उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हवा का चलना, कार की स्पीड, पृथ्वी का हिलना और बोली गई आवाज़। इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। पहले हम देख लिए कि हमारा कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण कैसा था। जैसे कि हम देख लिए कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण कैसा था कि कार्य पद्धति के आधार पर, आकार और कार्य के आधार पर, उसके बाद हार्डवेयर उपयोग के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर था, जिसमें हमारा उसके बाद ऑप्टिकल कंप्यूटर भी कह सकते हैं और कॉन्टैक्ट कंप्यूटर। और आकार और कार्य के आधार पर मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और हार्डवेयर उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। अभी तक हमने एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात किया है। अब हम बात करते हैं दूसरा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर में हम इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1940 में बन के तैयार हुआ था। अब डिजिटल कंप्यूटर में इसमें डेटा प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का प्रयोग किया जाता है और उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। गणना हेतु 0 व 1 बाइनरी प्रयुक्त है। आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित करने के लिए प्रयुक्त है। आजकल डिजिटल कंप्यूटर ही मार्केट में बहुत प्रचलित है। यह शुद्धता के साथ नंबरों पर भी ऑपरेट करता है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि देखते हैं आप, स्मार्टफोन एक डिजिटल कंप्यूटर है, टैब, लैपटॉप, पीसी, कैलकुलेटर, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसकी विशेषताएं फ्लेक्सिबल है, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, फास्ट, डिलीजिशन, वर्सेटिलिटी। उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है कि अगर देखा जाए तो डिजिटल और एनालॉग का मिक्स कर दें तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर ही बनता है। तो डिजिटल व एनालॉग का मिश्रित रूप है। गणना तथा प्रोसेसिंग हेतु डिजिटल रूप प्रयुक्त किया जाता है। इनपुट तथा आउटपुट हेतु एनालॉग सिग्नल प्रयुक्त।
ये है एनालॉग सिग्नल और ये है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल इसके उदाहरण होते हैं, इसका उपयोग रक्षा क्षेत्र, ट्रैफिक कंट्रोल, एटीएम मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, रडार सिस्टम मॉनिटरिंग, पेट्रोल पंप पर लगा हुआ और मेडिकल क्षेत्र में ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके प्रकार नंबर 1 जनरल पर्पज हाइब्रिड कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज हाइब्रिड कंप्यूटर और लार्ज इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कंप्यूटर। हॉस्पिटल में जो ईसीजी डायलिसिस में यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। उसके बाद हम बात करेंगे अब आकार के आधार पर वर्गीकृत कंप्यूटर। आकार के आधार पर जो हमारा बेसिस ऑफ साइज था, साइज के आधार पर जो कंप्यूटर जैसे मिनी कंप्यूटर फर्स्ट पे था, उसके बाद सेकंड हमारा माइक्रो कंप्यूटर था। इस पहले हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। अब पहला मिनी कंप्यूटर पीडीबी फर्स्ट 1965 में निर्मित है। उसके बाद इसका आकार लगभग रेफ्रिजरेटर के बराबर था। आकार व क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एवं मेन फ्रेम से छोटे हैं। इसके बाद इसमें एक व्यक्ति मतलब कई व्यक्ति एक साथ कार्य करने में सक्षम थे। इसका उपयोग यात्री आरक्षण, कंपनी, अनुसंधान एवं ऑफिस इत्यादि में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इसका उदाहरण K2 मिनी कंप्यूटर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, TI 990, SDS 92, उसके बाद एप्पल मैक मिनी और उसके बाद K202। इसका यूज पेरोल, अकाउंटिंग, साइंटिफिक इत्यादि में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर के बाद हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये 1970 से प्रारंभ हुआ। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा था। सर्वप्रथम IBM कंपनी द्वारा इसका विकास हुआ। IBM कंपनी जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। माइक्रो प्रोसेसर के जो खोजकर्ता थे वो मार्शियन ई हफ हैं। इसमें 8, 16, 32, 64 व उच्च बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। सर्वप्रथम IBM कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो VLSI और ULSI तकनीक पर माइक्रो प्रोसेसर के आधार में कमी तथा कार्यक्षमता में कई गुना बढ़ोतरी करते हैं। जैसे VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो PC, वर्क स्टेशन, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, पाम टेक, स्मार्ट। उसके बाद इसके निर्माता जितनी भी कंपनियां हैं जैसे IBM, लिनोवा, एप्पल, कॉम्पैक्ट, जिनेट, SCL, HP, इंटेल एटसेट्रा, ये सब PC कंपनियां निर्माता हैं। पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर तंत्र है जो विशेषता व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह द्वारा एकल यूजर हेड डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक PC माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर निर्भर है। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं इसका उपयोग व्यापार में, हॉस्पिटल में, शिक्षा घर, ऑफिस, मनोरंजन, डाटा संग्रह, प्रकाशन, रेलवे, एयरलाइंस इत्यादि क्षेत्रों में किया जाता है। जो कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से एक साथ कई कार्य करने की क्षमता है इसमें। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं PC का विकास वर्ष 1981 में विकास प्रारंभ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर 8080 का प्रयोग होने लगा। हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर स्टोरेज क्षमता में वृद्धि लगा। इसके प्रकार जैसे अल्ट्रा मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर, पॉकेट पर्सनल कंप्यूटर, ग्रीन पर्सनल कंप्यूटर या स्लीप मोड का समर्थन यानी PC के ऑफ रहने पर भी अनावश्यक प्रोग्राम कंपोनेंट्स को बंद करने में सहायक होते थे। माइक्रो कंप्यूटर के बाद हम बात करते हैं वर्क स्टेशन, जो कि माइक्रो कंप्यूटर के ही अंतर्गत आता है। वर्क स्टेशन PC की तुलना में ईमेल, वेब सर्फिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य हेतु वर्क स्टेशन में अधिक निहित शक्ति होती है। ये CAD, एनिमेशन, डेटा एनालिसिस, रेंडरिंग, वीडियो और ऑडियो निर्माण को संभालने में सक्षम था। इसमें LAN से जुड़ा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलायमान था। इसका उपयोग तकनीकी, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, सिमुलेशन के
अध्ययन के इत्यादि क्षेत्रों में किया जाता है। नोटबुक का आकार का कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर जो थे, इसमें प्रमुख हार्डवेयर जो कीबोर्ड, टच स्क्रीन, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और सीडी डिस्क, एलसीडी मॉनिटर, लिथियम आयन निकल कैडमियम बैटरी, और इसकी जो कनेक्टिविटी थी नोटबुक की वो वाईफाई थी। और उसके बाद ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट कनेक्टिविटी सिस्टम इसमें प्रयुक्त था। और नेटबुक और पीसी में अंतर, जो कि नोटबुक और पीसी में अंतर था, वो आजकल लैपटॉप में कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर के नाम से अभी जाना जाता है। और नोटबुक के सभी फीचर्स लैपटॉप की अपेक्षा कम होती हैं। नोटबुक में डिस्प्ले स्क्रीन लैपटॉप की अपेक्षा छोटी और नोटबुक की मोटाई और वजन लैपटॉप की अपेक्षा कुछ कम है। नोटबुक कंप्यूटर जो थे वो ब्रिकप्रेस में रखकर कहीं भी ले जाने में सहायक थे। पीसी की सभी विशेषताएं मौजूद थीं। नोटबुक कंप्यूटर जो है गोद पर रखकर प्रयुक्त करने के कारण लैपटॉप नाम से भी प्रचलित था। नोटबुक कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट के नेट तथा नोटबुक के बुक से हुई। इसकी विशेषताएं, यह छोटा आकार है, छोटा स्क्रीन होता है, कम वजन, कम मूल्य होते हैं, कम क्षमता का माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है, हेडफोन माइक्रोफोन के जैक 2 या 3 यूएसबी पोर्ट, मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट होते हैं। इसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ने, www पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने और सोशल मीडिया ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने, ब्लॉग लिखने या VoIP, इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट नेटबुक का उपयोग इंटरनेट से जुड़ने, www पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने, सोशल मीडिया ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने या VoIP कॉल, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब हम देखते हैं नेटबुक एक छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर है जो बिना तार के संचार करने में प्रयुक्त होता है, अंतराजाल से जुड़ने की सरल सुविधा से युक्त। इसका अन्य नाम जो होता है वो मिनी लैपटॉप होता है। इसके प्रमुख उत्पादक कौन कौन सी कंपनी इसके उत्पादक है प्रमुख? एसूस, एसर, सलाइवेनिया, उसके बाद लिनोवा, HP, डेल, MSI, सोनी, सैमसंग। MSI मतलब होता है माइक्रो स्टार इंटरनेशनल। इसके बाद हम बात करते हैं टैबलेट कंप्यूटर के बारे में। टैबलेट कंप्यूटर जो कि 1989 में बना था। नेटबुक के बाद हम बात करते हैं टैबलेट कंप्यूटर। इसका वर्ष 1989 है। इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, मार्केटिंग में प्रयुक्त किताब पढ़ना, वेब ब्राउजिंग, रिपोर्ट बनाना, सर्वे करना है। इसके प्रकार हो जाते हैं टैबलेट कंप्यूटर के: स्लेट टैबलेट, मिनी टैबलेट, गेमिंग टैबलेट, बुकलेट, बिजनेस टैबलेट, P2 अथवा हाइब्रिड। टैबलेट जो है सफल फर्स्ट व्यावसायिक जो टैबलेट था वो ग्रीड पैड था, जो 1989 में था। ग्रीड पैड टैबलेट, इसके भाग जो होते हैं टच पेन, स्क्रीन, बाहरी बॉडी, बैटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर बटन, वॉल्यूम बटन, ये सभी के सभी टैबलेट कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। इसका जो फ़ायदा है, हाथ में इस्तेमाल कहीं भी ले जाने में और सस्ता भी होता है। नुकसान क्या होता है? कंप्यूटर के सभी फीचर्स इसमें अनुपलब्ध होते हैं। कंप्यूटर के सभी फीचर्स इसमें नहीं आ पाते हैं। सेल्फी वीडियो शूट में अक्षम, कम फीचर, स्क्रीन टूटने का खतरा।
उसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे 1971 में जेरॉक्स कंपनी के एलन के द्वारा टैबलेट की पहली रूपरेखा निर्मित की गई। रूपरेखा मतलब इसका स्केच तैयार किया गया। टैबलेट एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है, स्मार्टफोन से बड़ा किंतु लैपटॉप से छोटा होता है। इसका अन्य नाम जो होता है टैबलेट कंप्यूटर या टैब या टैबलेट पीसी या हैंड हेल्ड कंप्यूटर। कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ने पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड व वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। टच स्क्रीन या स्टाइलस पेन के द्वारा सारा काम संपन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पाम टॉप सॉरी इसके बाद हम बात करते हैं पाम टॉप, जो कि 1989 में आया। इसका अर्थ जो होता है, पाम टॉप का मतलब होता है हथेली पर कार्य करने वाला कंप्यूटर, जो कि देखने से आपको दिख रहा है कि इसको हाथों में लेकर इस पर काम किया जाता है। आकार में छोटा, कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट दिया जाता है। इसमें कीबोर्ड का यूज नहीं किया जाता था, इसमें आवाज़ के द्वारा ही कोई भी चीज़ इनपुट दिया जाता था। व्यवहार में मोबाइल फ़ोन की तरह प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग जो है पाम टॉप का कंपनी में यात्री आरक्षण अनुसार। फर्स्ट कंप्यूटर पाम टॉप आईपी पॉकेट पीसी है, जो अटारी पोर्टफोलियो है। इसमें के बाद हम बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में। यह एक मोबाइल फ़ोन है। कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। इनपुट के लिए टच स्क्रीन होता है, सॉफ्ट कॉपी है, टच स्क्रीन प्रयुक्त होता है। इसके जो फीचर्स होते हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कॉलिंग, मैसेजिंग, मीडिया प्लेयर, पीडीए जो कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, जीपीएस और डिजिटल कैमरा इत्यादि इसमें फीचर्स पाए जाते हैं। इसके प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल के iOS हैं। विशेषताएं इसकी जो दी होती हैं, जैसे टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, वाईफाई एप्लीकेशंस, उसके बाद एम्बेडेड मेमोरी, जीपीएस, ये सभी के सभी इसकी विशेषताएं होती हैं। स्मार्टफोन के बाद हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि तीसरा था। फर्स्ट हमारा था मिनी कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये के सभी आकार और कार्य के आधार पर थी, जिसमें से मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका देखा जाए तो यह एक बड़ा और शक्तिशाली, जो एक साथ कई कार्यों को संभाल करने में सक्षम है। इसका उपयोग जो होता है बड़ी कंपनियों, रेलवे आरक्षण, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में किया जाता है, और इसका उपयोग सर्वर के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर जो एक साथ कई कार्यों को संभाल सकने में सक्षम होता है। दो या दो अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर इनके प्रोसेसिंग क्षमता में बढ़ोतरी भी किया जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का 32 और 64 बिट का उपयोग किया जाता है। आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है इसकी। डेटा प्रोसेसिंग करने की क्षमता गति तीव्र होती है। एक साथ कई यूजर्स कार्य करने में सक्षम होते हैं, मतलब ये मल्टीटास्किंग है। मल्टी यूज़र, ग्राहक आदेश प्रसंस्करण, वित्तीय लेन देन, उत्पादन, निजी सूची नियंत्रण, पेरोल आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त है इसमें हम नेटवर्क कंप्यूटर को हर्ट, बैकबोन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड, इसके एग्जांपल IBM 370, IBM 4381, ICL 39, CDC साइबर एटसेट्रा, ये मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके किस परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषताएं। तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति, विशाल भंडारण क्षमता, उसके बाद अत्याधुनिक तकनीकों से लैस उच्च क्षमता वाले हजारों माइक्रो प्रोसेसर का एक साथ जोड़कर निर्मित मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, जटिल प्रोसेसर को टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग प्रोसेसर से द्वारा प्रोसेसिंग संभव। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, इसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, स्पीड की। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉस में,
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लोटिंग पॉइंट का अर्थ भिन्न भिन्न संख्याएं, जैसे वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति का माप एक्साफ्लॉज, 1 पेटाफ्लॉस इक्वल टू 10⁻15 फ्लॉप्स, 1 एक्साफ्लॉप्स मतलब 10⁻18 फ्लॉप्स। ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका उपयोग देखा जाए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में, अनुसंधान एवं डिजिटल में सुपर कंप्यूटर का उपयोग देखा जाए तो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में, अनुसंधान एवं डिजाइनिंग में, विश्वविद्यालय ऑटोमोबाइलिंग में, रक्षा सैनिक क्षेत्र में, और इसका उपयोग हम पेट्रोलिंग में करते हैं, सिस्मिक डेटा एनालिसिस में करते हैं, फ्लाइट सिमुलेशन में करते हैं, मौसम की जांच करने में करते हैं, परमाणु परीक्षण में करते हैं, खगोलिक ब्रह्मांड विद्या अभिलेखन क्रम रसायनिक विज्ञान में, और इसके बाद भूविज्ञान, जीव विज्ञान, जटिल वित्तीय, आर्थिक मॉडल, मशीन लर्निंग इत्यादि में भी सुपर कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर अगर देखा जाए कि नवंबर 2022 के अनुसार अब तक के 10 सुपर कंप्यूटर, नंबर 1 फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है, इसकी स्पीड 11,002 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड है। दूसरे नंबर पे फुगाको, तीसरे पे लूमी, उसके बाद चौथे पे लेनार्डो, समिट, सियारा, सनवे, परमेटलर, सेलेन, तियाने 2A है। इसके बाद हम बात करते हैं रोचक तत्व जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। जैसे विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माण का श्रेय अमेरिका के कंपनी से क्रे रिसर्च कंपनी को है, जिसकी स्थापना सेम और क्रे के द्वारा हुई थी। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता सेम और क्रे हैं वर्ष 1929 में। उसके बाद 1964 में विकसित CDC 6000 को पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 निर्माता PJP भाटकर हैं। और वर्तमान समय में दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम फ्रंटियर है, जो कि 2022 के नवंबर के अनुसार बताया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर। 1986 में नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरीज ने CFDE के लिए एक कंप्यूटर विकसित करने के लिए फ्लो सॉल्वर परियोजना शुरू की। परम सीरीज को सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के पुणे द्वारा संपन्न हुआ था। परम 8000 CDEC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर वर्ष 1991 में निर्मित है। CDEC के निर्माता डॉक्टर विजय भास्कर को परम 8000 के निर्माण का श्रेय है, जिसको मैंने अभी पहले ही बताया। 1998 में CDEC पुणे द्वारा परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। दिसंबर 2022 में परम पद्म सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। विश्व स्तरीय भारतीय सुपर कंप्यूटर नवंबर 2022 के अनुसार अगर देखा जाए 120वें स्थान परम सिद्धि है, उसके बाद 43 प्रत्युष है, 277 पे मीर है। इसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स है, यानी 10⁻12 यानी 10 खरब गणना प्रति सेकंड करती है। जनवरी 2022 में निर्मित परम प्रवेग CDEC द्वारा विकसित वर्तमान में भारत की सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है 2022 के जनवरी के अनुसार। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। पेस जो है सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग हैदराबाद द्वारा, इसका निर्माण DRDO हेतु किया गया है। DRDO का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हार्डवेयर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब हार्डवेयर के आधार पर हम देखें कंप्यूटर का वर्गीकरण, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसमें हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे। वर्ष 1942-1955 के बीच जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जरूरी नहीं कि इसके जैसे 43 हुआ, 44 हुआ, 1943, 1944, ये नहीं, बस इसके टाइम पीरियड के अंदर ही आना चाहिए। 1942-1955 के बीच में फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में हम देखेंगे प्रयुक्त हार्डवेयर कौन कौन से थे। कंप्यूटर निर्वात, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब से निर्मित था, जिसे वाल्व भी कहते हैं। डेटा था सॉफ्टवेयर के भंडारण हेतु। पंच कार्ड था, पेटर टेप का प्रयुक्त था। इसकी भाषाएं मशीनी लैंग्वेज तथा लो लैंग्वेज
इसका डॉक्टर ग्रॉसहॉपर ने प्रथम कंपाइलर का विकसित किया 1992 में। 1952 में डॉक्टर ग्रॉसहॉपर ने प्रथम कंपाइलर विकसित किया। ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा 1904 में थर्मोनिक वाल्व पहली वैक्यूम ट्यूब का पेटेंट आविष्कार। उसके बाद इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों हेतु किया जाता है। लाभ इसका गणना समय तथा गति मिली सेकेंड में थी। 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10⁻³ हानियाँ इसकी जो वैक्यूम ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वातानुकूलित वातावरण में रखरखाव, आकार में काफ़ी बड़े थे और अधिक ऊर्जा खपत करते थे। ये सभी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के हानियाँ हैं। इसका उदाहरण ENIAC, यूनिवैक फर्स्ट, इडवैक, ये सभी क्या हैं, उदाहरण हैं प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के। फर्स्ट कंप्यूटर स्टोरेज EDSAC है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो इसकी फुल फॉर्म होती है। ये चीज़ याद रहे, जैसे ENIAC हुआ, यूनिवैक फर्स्ट हुआ, इडवैक हुआ, इन सभी के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से लर्न कर लेना। सेकेंड होता है हमारा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1955 से 1964 के बीच में। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ये सिलिकॉन से निर्मित थी। उसके बाद इसमें भाषाएं जो थी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज थी, जिसे न्यूमेरिक्स कोड में कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय भाषा प्रयुक्त थी। ट्रांजिस्टर का उपयोग बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डिन और विलियम सागले तथा वाल्टन विलेटन ने द्वारा 1947 में किया गया था। ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार था वो बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डिन तथा विलियम साइक्लन और वाल्टर विलेटन ने 1947 में किया था। इसके जो लाभ होते हैं, ये ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत ऊर्जा खपत करने वाले होते हैं। इसमें गणना समय गति माइक्रो सेकंड में थी, 10⁻⁶ सेकंड। उदाहरण इसके जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है IBM 1401, IBM 1620, यूनिवैक 1108, ये सभी सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके जो हार्डवेयर होते हैं, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। भंडारण है तो मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पीढ़ी के बाद थर्ड पीढ़ी मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था 1964 से 1975 के बीच में। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर मतलब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं 1964 से 1975 तक। इसमें स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में मैग्नेटिक टेप था, डिस्क के भंडारण क्षमता हेतु में वृद्धि, जिसे रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद इसमें हार्डवेयर जो प्रयोग किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर की जगह IC इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद तकनीकी, इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज की जाती थी, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इनपुट तथा आउटपुट के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का उपयोग। इसका उदाहरण IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल 6000 सीरीज। और इसकी हानि कहती थी, ये भी वातानुकूल बनाए रखने हेतु एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। IC निर्माण हेतु जटिल तकनीक की आवश्यकता होती थी। ऐसी में भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज के जैसे PL, पास्कल तथा बेसिक थे। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें फोर्ट्रॉन जो थी 2 और 4th, कोबोल एल्गोल 68। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से अब तक। और इसमें से ध्यान देने वाली बातें हैं जैसे कि IC का विकास जो होता है, जो IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जो है वो 1959 में जैक किल्वी और रॉबर्ट नायस द्वारा किया गया था। ये आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया था। ये चिप सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम से निर्मित होते थे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रयुक्त भाषा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के जो है वो प्रयुक्त भाषा जो थी
वो उच्च स्तरीय थी भाषा थी। सी लैंग्वेज का विकास एवं प्रयोग किया जाने लगा था, मतलब कि ऑल हाई लेवल लैंग्वेज C++। उसके बाद बेस, इसमें प्रोग्रामिंग सरल था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सरल था और इसमें सभी कंप्यूटर में चलाया जा सकता था। इसके हार्डवेयर जो यूज किए जाते थे, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जैसे माइक्रो प्रोसेसिंग की क्षमता में वृद्धि किया जाता था। इसके लाभ क्या क्या थे? गणना समय पिको सेकंड में थी। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। इसके अंतर्गत IBM 5150, एप्पल फर्स्ट, एप्पल सेकेंड, उसके बाद इंटेल 4004, इन सभी अटारी 800, इन सभी चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे MS-DOS थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ थे और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम भी थे। इसका विकास का प्रयोग किया जाता था किसमें? चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर के। और इसमें एमी हॉफ मार्शियन, जो एमी हॉफ मतलब मार्शियन एडवर्ड टेड हॉफ ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। अगर हम पूछे तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास 1971 में किया गया था एमी हॉफ द्वारा। इसमें चुंबकीय टेप और डिस्क का स्थान पे क्या यूज होने लगा था? सेमीकंडक्टर मेमोरी। चुंबकीय टेप जो डिस्क स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी ने लिया और तथा रैम की क्षमता में वृद्धि हुई थी। इसमें फर्स्ट कॉमर्शियल इंटेल 4004 चिप और मूर के नियम अनुसार इसमें 2 वर्ष लगभग डेंस IC ट्रांजिस्टर की संख्या दुगनी हो जाएगी। ULSI तकनीक में ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर 1 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेट किया जाता है। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे तो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में जैसे इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, ये समांतर प्रोसेसिंग, अतिचालकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग की सुपर कनेक्टिविटी थी और आर्टिफिशियल मतलब AI। और इसका जो अनुप्रयोग होने लगा कहाँ पे होता था? आवाज़ पहचानने में, दृश्य पहचानने में, खोज अनुसंधान में, मतलब वॉइस रिकग्निशन, विजुअलाइजेशन। और इसमें देखा जाए तो इसका नेटवर्क कौन थे? नेटवर्किंग क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास एवं प्रयोग होने लगा था। इसके लाभ जो हैं, 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति की अत्यंत तीव्र बनाया गया। इसमें पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया है। इसमें यूज होने वाले जैसे लैंग्वेज जावा, विजुअल बेसिक, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, ये सभी इसमें जावा इसके एग्जाम्पल जो हैं IBM वाटसन, गूगल क्वांटम कंप्यूटर, उसके बाद इंटेल AI चिप बेस्ड, डीप ब्लू IBM नेटवर्क, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक, रोबोटिक्स, गेम प्लेइंग, सियारा सुपर कंप्यूटर, समिट सुपर कंप्यूटर, न्यूट्रल नेटवर्क, डिसीजन मेकिंग। और इसके बाद हम आगे बात करें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इतने बातें हो गई। उसके बाद अब आगे हम बात करते हैं भविष्य में प्रयोग होने वाले कौन कौन से, जैसे AI। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता, जिसे AI डालने का प्रयास जारी, जिससे परिस्थितियों के अनुकूल कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सके। और जैसे कि अनुसंधान तथा रोबोटिक्स में इसका प्रयोग होने लगा। भावी पीढ़ी के कंप्यूटर मतलब फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर, जैसे क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर एक साथ ऑन ऑफ किया जाता है, फास्ट एवं पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसमें विद्युत उपकरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण संपन्न इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में तेजी से भ्रमण कर सके, 0 1 की स्थिति में गिने जाने में सक्षम है।
और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल ऐसे कंप्यूटर का विकास जारी है जिनमें मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले होंगे। इसमें पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग होगा, जिसकी मेमोरी को क्यूबिट, जिसको क्वांटम बिट के मापा जाएगा, जबकि समान कंप्यूटर की मेमोरी को बिट में मापा जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर की उपलब्धता से रसायन क्षेत्रों में बहुत सारे नए आयाम उद्योगों को फायदा होने की संभावना है। अब डीएनए कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर सिलिकॉन के स्थान पर डीएनए प्रोटीन आधारित जैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता था और जिसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल कंप्यूटर में। केमिकल कंप्यूटर से ही पता चलता है इसमें गणना हेतु पदार्थ के रासायनिक गुणों और सांद्रण का उपयोग रासायनिक यौगिक सांद्रण कर द्वारा रचाया जाने वाला कंप्यूटर के निर्माण में संभव हो सकेगा। नैनो कंप्यूटर, नैनो स्तर 1 × 10⁻⁹ मिली व्यास पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे व परिकल्पना की जा रही, जिसमें पदार्थों की आणविक संरचना का प्रयोग होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, जैसे कि कंप्यूटर की इसको पीडीएफ को एक ही डिज़ाइन में ऐसे कन्वर्ट किया गया जैसे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ एक ही नज़र में आपको दिख जाएं। फर्स्ट जनरेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और उसके बाद गणना समझ, उसकी स्पीड होती है और इसका उपयोग, विशेषताएं, उदाहरण, गुण, दोष। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर 1942-1955, सेकंड पीढ़ी 1955-1964, थर्ड पीढ़ी 1964-1975 और चतुर्थ पीढ़ी 1975 से वर्तमान। अब पंचम पीढ़ी वर्तमान से अब तक, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब प्रयोग होना था और सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गया। थर्ड पीढ़ी में आईसी ने इसको जगह ले ली है, एसएसआई, एमएसआई। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में यूएलएसआई, एसएलएसआई, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉफ्टवेयर पहले क्या यूज होता है, मशीन लैंग्वेज 0-1 बाइनरी, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फिर CUI इंटरफेस, यूनिक्स आया, फिर विकास के क्रम में अब तक AI। जैसे अब मेमोरी में कौन सी पहले थी, प्रथम में हमारा पंच कार्ड, पेपर टेप, सेकेंड में हमारा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय मेमोरी, और थर्ड में चुंबकीय स्टोरेज, फोर्थ में सेमीकंडक्टर मेमोरी और फिफ्थ में क्लाउड मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क और विशाल स्टोरेज कैपेसिटी। गणना समय मिली सेकेंड पहले थी, फिर माइक्रो सेकेंड हुई, फिर नैनो सेकेंड, फिर पिको सेकेंड, फिर इतनी उच्च हो गए सबसे तीव्र। वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता था। विद्युत और यांत्रिक मशीन में इसका उपयोग। इसके उदाहरण इडवैक, एनियाक, यूनिवैक फर्स्ट। और इसके गुण जो हैं, खर्चीला बड़ा घर, ऊर्जा की अधिक खपत। इसके दोष हैं, त्रुटि की अधिक संभावना। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में IBM 401, IBM 1620, यूनिवैक 1108। ये सभी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तृतीय पीढ़ी में IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल 6000 सीरीज, ये तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। चतुर्थ पीढ़ी में IBM PC, एप्पल PC, ये चतुर्थ पीढ़ी के उदाहरण हैं। और फिफ्थ में सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर एटसेट्रा, ये सभी फिफ्थ जनरेशन के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद तेजी के साथ हम चलते हैं अब रिवीजन करने। जैसा कि सबसे पहले हमने कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर साइंस के नोट्स के बारे में बताया। हिस्ट्री टॉपिक था, आर्किटेक्चर एंड जनरेशन, हैंड रिटन स्पेशल नोट्स। अब स्क्रीन पर हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर एंड जनरेशन, इसी का हम रिवीजन करेंगे। पहला क्या था, हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। पहले हमें बताया कि इनपुट यूनिट होता है, फिर CPU जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, CU, LU, MU। ये आउटपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट द्वारा यूजर द्वारा दिए गए निर्देश दिए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मैनेजर होता है। ALU जो होता है गणितीय व तार्किक क्रियाएँ करता है। MU डेटा स्टोर करना होता है। और आउटपुट क्या करता है, हमारा संसाधित परिणाम करता है। उसके बाद हम बात किए थे कंप्यूटर के कार्य और विशेषताएं के बारे में कि हमारा कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उसकी विशेषताएं क्या है। इनपुट, कंट्रोल, प्रोसेस, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद हमारा आउटपुट।
इनपुट में हमने देखा कि डेटा या निर्देश को स्वीकारना, कंट्रोल में आंतरिक ऑपरेशनों का नियंत्रण था। उसके बाद प्रोसेस में डेटा को संसाधित करना था, और स्टोरेज में देखा डेटा को संग्रहित करना था, और आउटपुट में परिणामों को दर्शाना था। इसकी विशेषताएं हमने क्या पढ़ी थी? ये हाई स्पीड होती है, एक्यूरेसी इसकी होती है, मेमोरी, इसमें स्टोरेज की क्षमता होती है, उसके बाद डिले तत्परता, और उसके बाद रिलायबिलिटी, और इसमें गोपनीयता होती है कि इसमें प्राइवेसी भी होती है, सिक्रेसी। इसके बाद हम बात किए थे, महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखे थे डेटा की और सूचना की। डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, उसके बाद अव्यवस्थित डेटा होता है। टाइप्स इसके दो प्रकार से होते हैं डेटा के, एक न्यूमेरिक, एक अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद इसका हमने देखा था इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो संसाधित मतलब प्रोसेस डाटा होती हैं, ये व्यवस्थित होता है। अनुदेश के बारे में बात किया, प्रोग्राम अनुदेशों का समूह होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। उसके बाद सॉफ्टवेयर हमने देखा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बाद हमने देखा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर, और जिसे हम छू ना सके वो सॉफ्टवेयर होता है। हमारे कंप्यूटर की पूरी बॉडी जो है वो हमारी हार्डवेयर कहलाती है, और जो एप्लीकेशन हुए MS पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर ही होते हैं। उसके बाद हम बात किए थे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। 3000 वर्ष पहले अबेकस चाइना बेबीलोन से बात किए थे। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसे गिनतारा कहा जाता था। फिर हमने नेपियर्स बोन्स के बारे में बात किए थे, जो 1617 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा। 1642 ईस्वी में पास्कल लाइन, इसे ब्लेज पास्कल द्वारा तैयार किया गया था। इसे फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा जाता था, गियर और व्हील्स पे चलती थी। 1801 में जैकवर्ड लूम, जोसेफ जैकवर्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फर्स्ट यूज ऑफ पंच कार्ड्स का सर्वप्रथम इसमें यूज पंच कार्ड किया जाता था, कपड़ों के स्थान पर केंद्रित करने के लिए, उपस्थिति अनुपस्थित के लिए। उसके बाद हमने बात किया था कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, जिनके आविष्कारक थे। इन्होंने आविष्कार किया था 1822 में डिफरेंस इंजन, जो भाप से चलती थी। और उसके बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन, जो मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बना था। अब लेडी अडा लवलेस के बारे में बात किया था, जो दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर थी। इन्वेंटेड बाइनरी सिस्टम कॉन्सेप्ट। उसके बाद 1889 में हॉलरिच सेंसिंग टेबुलेटर हरमथ हॉलरिच द्वारा इसमें पंच कार्ड का यूज किया जाने लगा। कंपनी बिकम IBM इन 1924 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद हमने बात किया था आधुनिक विकास के बारे में पढ़े थे। आधुनिक विकास जिसमें 1939 से 42 में ABC मतलब एटॉनमस सबवेरी कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। 1944 में मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आया, जो हार्वर्ड आइकन एंड IBM कंपनी द्वारा। 500 माइल्स ऑफ वायर्स, 500 मील के इसमें तार लगे थे। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था ये। 1946 में हम पढ़े थे एनवेक आया, जिसे इसको तैयार किया था स्कैट एंड मैचली ने। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये इसका अल्टरनेट टेबल्स, इसका यूज संयुक्त राज्य अमेरिका में तोपखानों की फायरिंग की गणना के लिए किया गया था। इसके बाद हम बात किए थे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के बारे में। वॉन न्यूमन ने बाइनरी सिस्टम में 0-1 की पद्धति में दिया था। फिर उसके बाद हम देखे थे कि 1952 में एडवैक आया था, जिसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके यूजेस जो थे, बाइनरी स्टोर करता था फॉर सूचनाओं को और डाटा को। 1954 में यूनिवैक फर्स्ट आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसका यूज किया जाता था बिजनेस एप्लीकेशन में। उसके बाद हम पढ़े थे कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया गया था कंप्यूटर का। फर्स्ट था एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड था डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड था हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिकी क्वांटिटी को मेजर करता था, जैसे प्रेशर, स्पीड को।
एग्जाम्पल इसके थे स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर। और उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर में हम पढ़े थे वर्क्स ऑन बाइनरी डिजिट, ये बाइनरी डिजिट पे काम करता था, जैसे पीसी, लैपटॉप इसके उदाहरण थे। हाइब्रिड कंप्यूटर में हम पढ़े थे एनालॉग इनपुट था, प्रोसेसिंग होती थी, फिर हमें डिजिटल आउटपुट प्रदान होता था। इसके एग्जांपल थे पेट्रोल पंप, ईसीजी मशीन, रडार जो कि हॉस्पिटल से यूज होते थे, ईसीजी मशीन। उसके बाद हम बात किए थे आकार के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में ये स्मॉलेस्ट होती है, उसके बाद इसका प्रयोग में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप सिंगल यूजर होते हैं ये। इसके वर्क स्टेशन ये भी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। नोटबुक, लैपटॉप ये भी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। वर्क स्टेशन में जो थे ग्राफिक्स था, कैड के लिए था, डिजाइनिंग के लिए। और उसके बाद नोटबुक, लैपटॉप पोर्टेबल थे, जिसको एडम ऑसबर्न ने 1981 में बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं मीडियम साइज के होते हैं, इसमें सर्वर के लिए होता है फॉर ऑल कंपनीज। पीडीबी फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। उसके बाद हम बात किए थे हैंड हेल्ड डिवाइसेज जैसे टैबलेट, टच स्क्रीन, पीडीए, पाम टॉप था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन है। मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात किए थे। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, सबसे तेज़, पावरफुल होते हैं, मल्टी यूजर होते हैं, सपोर्ट्स फॉर 100 ऑफ यूजर, एक बार में कई यूजर्स वर्क कर सकते हैं, 100 से यूजेस इसका जो प्रयोग बल्क डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता था। उसके बाद इसका रेलवे में, बैंक्स में, इसके एग्जांपल IBM 370, ICL 39 हैं। उसके बाद हम बात किए थे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर की जो है फास्टेस्ट प्रोसेसिंग होती है, स्पीड मेजर्स इन फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद बात की थी इसके वर्ड फैक्ट्स में, जैसे इसके फादर जो हैं सेमर करे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो फ्रंटियर था जो कि अमेरिका का था 1922, फास्टेस्ट कंप्यूटर जो था वो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर था जो कि USA अमेरिका का था, फुगाको जापान का था। फर्स्ट पे फ्रंटियर था नवंबर 2022 के अनुसार। उसके बाद इंडियन फैक्ट्स के अनुसार फर्स्ट कंप्यूटर जो था परम 8000 1991 में बाय सीटेक द्वारा इसको बनाया गया था। इसके लीडर जो थे डॉक्टर विजय भाटकर थे। उसके बाद लेटेस्ट जो है परम प्रवेग परम सिद्धि AI है जो कि नवंबर 2022 के अनुसार है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1942-1955 के अंतर्गत इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होने लगा। लैंग्वेज इसकी जो भाषा थी वो मशीन लैंग्वेज थी, 0 थी। इसमें मेमोरी, पंच कार्ड्स का यूज होता था। इसके कंस्ट्रक्शन जो लार्ज थे, हीट था, अनरिलायबल था। इसके एग्जाम्पल एनियाक हैं। सेकंड जनरेशन का जो है 1955 से 1964 के अंतर्गत आता है। इसकी लैंग्वेज जो थी, जो भाषा थी, असेंबली और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें फास्टर और स्मॉलर प्रोस्पेक्ट थे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल IBM 4001 थे। इसके बाद हम बात किए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में 1964-1975 के बीच में। इसमें IC चिप का यूज होता था। इसमें भाषा है हाई लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज थी। हाई लैंग्वेज में से C++। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद हम बात की थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1975 से प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय अब तक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगा था। इसको हम आपको पहले बताए हैं। इसमें जो गुण थे, GUI थे, माउस, विंडोज और PC रेवोल्यूशन था। इसके नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क था। इसके बाद हम बात किए थे वर्तमान और भविष्य मतलब जनरेशन फिफ्थ एंड फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन के बारे में बात किए थे, प्रेजेंट से नेक्स्ट। हार्डवेयर इसमें यूज होने लगा, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके की टेक थे जो आर्टिफिशियल थे, इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। उसके बाद हमने बात किया था फ्यूचर टेक, भावी प्रयोग मतलब भविष्य में जो प्रयोग होने वाले हैं। इसमें हमने बात किया था क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जो यूजेस क्यूबिट्स थे, सुपर फास्ट थे और बिट्स थे केवल नॉर्मल कंप्यूटर के लिए।
और उसके बाद हम बात किए थे डीएनए कंप्यूटर। डीएनए कंप्यूटर क्या था? ऑर्गेनाइज प्रोटीन कंप्यूटर स्टोरेज था। उसके बाद नैनो कंप्यूटर के बारे में बात किए थे, जो कि था मॉलिक्यूलर स्केल के बारे में।